ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले, शर्म आते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। मेरे प्यारे प्रतिभागियों, भारत में जाति प्रथा और छुआछूत कुछ ऐसी कुप्रथाएं हैं जिन्होंने इंसानों के टैलेंट का सबसे ज्यादा अपमान किया है। भारत जैसे प्रतिभाशाली देश में आधे से अधिक जनसंख्या कहीं ना कहीं पिछड़ेपन, गिरावट और छुआछूत की, जाति प्रथा की इन समस्या का शिकार रही, जिसकी वजह से दूसरे देश से आने वाले आक्रमणकारियों को हमारे ऊपर शासन करने और हमें गुलाम बनाने का मौका मिला है। भारतीय संविधान के निर्माण के साथ ही अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी देखा गया कि भारतीय संविधान से जुड़े हुए आदर्शों के प्रति लोगों में जानकारी कम है। लोग जाति प्रथा और छुआछूत को ही जीवन शैली बना करके चल रहे हैं। ऐसे में कठोर कानून बना करके छुआछूत को समाप्त करने का प्रयास किया गया। 1955 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम हमारी संसद के सामने प्रस्तुत किया गया और यही आगे चल करके सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के रूप में हमारे सामने आता है। तो छत्तीसगढ़ पीएससी मेंस पेपर 7 यूनिट 1 में कल्याणकारी कानूनों में आज हम लोग पढ़ेंगे सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम जो है ये सिविल अधिकारों की बात करता है। सिविल मतलब सभ्य समाज, नागरिक समाज। अधिकार मतलब नागरिक समाज में सभी लोगों को कम से कम समानता, स्वतंत्रता के अधिकार तो मिलेंगे ही, राजनीति में भाग लेने का अधिकार तो मिलेगा ही। इस विचार को सबसे आगे रखा जाता है। तो सिविल अधिकार का मतलब है किसी भी प्रकार के भेदभाव और असमानता से मुक्ति। तो इन सिविल अधिकारों की, नागरिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए जो संघर्ष चला है उसी का परिणाम सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम रहा है। ठीक है, तो यह सबसे पहला कानून है जिसने अस्पृश्यता को इलीगल ठहराया है और अस्पृश्यता और उससे जुड़े हुए व्यवहारों को बढ़ावा देने वाले को सजा देने का प्रावधान किया है, जो भारत की भूमि में एक बहुत ही यूनिक बात है। यद्यपि छुआछूत और जाति प्रथा का विरोध हमारे यहां बहुत सारे संतों ने किया है। गौतम बुद्ध के समय से, महावीर के समय से ही आपका वर्ण व्यवस्था पे प्रहार किए गए हैं। मध्यकाल में जो हमारे भक्ति संत हैं, चाहे वो शंकराचार्य हो, कबीर हो, नानक, मीराबाई, तुलसीदास, सूरदास, इसके अलावा आपके मुस्लिम जो सूफी संत हैं, उन सभी ने जाति प्रथा और भेदभाव के बारे में हमेशा सवाल उठाए हैं। आधुनिक समय में डॉक्टर ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, इन सभी ने धर्मों के अंदर में जो जाति प्रथा, छुआछूत और भेदभाव चल रहा था उसको एकदम गलत माना है। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हमने अस्पृश्यता को अब कानूनन अपराध घोषित करके उसके लिए सजा का प्रावधान किया हुआ है। तो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम उसी चीज को बताता है। सबसे पहली बात है सिविल अधिकार। सिविल अधिकार का मतलब है नागरिकों को प्राप्त समानता के वे अधिकार जो अस्पृश्यता के उन्मूलन और अस्पृश्यता की समाप्ति के पश्चात समानता के अधिकार के रूप में नागरिकों को हासिल होते हैं। कहने का मतलब यह है कि सिविल अधिकार जो है प्रत्येक नागरिकों को समान रूप से मिलने वाले अधिकार हैं, जिससे उनका जीवन समानता और स्वतंत्रता के सुविधाओं को हासिल कर पाता है, सभी प्रकार की सार्वजनिक सुविधाओं को समान रूप से हासिल कर पाता है। ठीक है, उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति बस में जा सकता है, सार्वजनिक परिवहन साधनों का इस्तेमाल कर सकता है, अगर कोई व्यक्ति ट्रेन में जा सकता है, अगर कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में सुविधा हासिल कर सकता है, तो दूसरे व्यक्ति को भी उतना ही अधिकार इन स्थानों पे जाने का मिलना चाहिए। ठीक है, जाति या अस्पृश्यता जैसी परंपराओं के आधार पर सार्वजनिक सुविधाओं को हासिल करने में किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। यही हमारा सिविल अधिकार है। सरल शब्दों में हम इसको समानता का अधिकार भी कह सकते हैं। फिर कुछ परिभाषाएं आती है, जैसे लोक पूजन स्थल। जैसा कि आप समझ रहे हैं, बिल्कुल वही मतलब है कि ऐसा पूजा स्थल जिसमें सभी लोग समान रूप से जा सकते हैं, जहां पर पूजा की जा सकती है, धार्मिक क्रियाओं में भाग लिया जा सकता है, जैसे कि मंदिर, मस्जिद और अन्य जो पूजा स्थल हैं, इनको लोक पूजा स्थल माना जाएगा। हमारे जो तीर्थ स्थल इत्यादि हैं वो भी इसकी श्रेणी में आते हैं। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कहता है कि लोक पूजा स्थल में सभी धर्मों, जातियों के लोग, स्पेशली जातियों के लोग, है ना, अस्पृश्यता का व्यवहार किए बिना समान रूप से प्रवेश पा सकते हैं। पुराने जमाने में क्या होता था कि धर्म को लेकर के लोग बहुत प्रोटेक्टिव होते थे अपने पूजा स्थलों को लेकर के, और निम्न जातियों के लोगों को पूजा स्थल में प्रवेश नहीं दिया जाता। ये एग्जैक्टली उसी को हटाने के लिए कानून बना है। लोक मनोरंजन स्थल, ऐसा स्थल जहां पर लोग सामूहिक रूप से आनंद हासिल करने के लिए इकट्ठा होते हैं, जहां पर लोगों का मनोरंजन किया जाता है, जैसे कि मेला, प्रदर्शनी, सार्वजनिक क्रीड़ा स्थल जैसे कि मैदान, जिम इत्यादि। इसके अलावा थिएटर और
मॉल, इस तरह के जो जगह है उनको लोक मनोरंजन स्थल कहा गया। अभी आप बोलेंगे सर मॉल तो पहले नहीं था, पर मॉल नहीं था लेकिन कॉन्सेप्ट तो था ना कि एक जगह पे इकट्ठा हो गए, खरीदी बिक्री कर सकते हैं, बाजार तो था, वहां पर प्रवेश। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि लोगों को मनोरंजन स्थलों पर जाति के आधार पर प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। निम्न जाति के लोगों को दूर से खड़े रहने के लिए कहा जाता था। उच्च जाति के बच्चे खेलते रहते थे, निम्न जाति के बच्चे किनारे खड़े होकर के देखते रहते थे। शशि थरूर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में इस चीज को बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है कि कैसे छुआछूत जो है वो बच्चों के मन में जो है भेदभाव पैदा कर देता है, जबकि बच्चे इस चीज को गर्व से सीख के नहीं आते। अनुसूचित जाति, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 के अंदर में अनुसूचित जाति के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 341 में राष्ट्रपति के द्वारा अनुसूचित जातियों की सूची तैयार की गई है। अनुसूचित जाति में वे जातियां आती हैं जिनके साथ पहले छुआछूत या अस्पृश्यता का व्यवहार किया गया है, जिसकी वजह से उन जातियों के लोगों का व्यक्तित्व का विकास और उनका सामाजिक विकास नहीं हो पाया। ठीक है, यद्यपि हम सिर्फ आरक्षण के संदर्भ में इन जातियों का नाम पढ़ते हैं, लेकिन असल में जिस संदर्भ में आरक्षण दिया गया है, जो पिछड़ापन इनके अंदर आया है, उसको हमको भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो समाज से खत्म नहीं हुआ है अभी भी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम विभिन्न प्रकार की छुआछूत संबंधी गतिविधियों, अस्पृश्यता दिखाने वाली गतिविधियों को मार्क करता है और उसके लिए सजा का प्रावधान करता है। जब भी समाज के अंदर किसी व्यक्ति के साथ छुआछूत या अस्पृश्यता का व्यवहार होता है, इसका मतलब है कि आप सब लोगों को कोई काम करने का, कोई सुविधा हासिल करने का मौका दे रहे हैं, लेकिन कुछ खास जातियों को, जिनको आप अछूत या अस्पृश्य मानते हैं, उनको उन सेवाओं तक या उन जगहों तक जाने का मौका नहीं दे रहे हैं। उनको बोल रहे हैं तुम निम्न जाति में पैदा हुआ है, तुम दूर रहो। ऐसा बोल करके लोगों को जब अयोग्य, निर्योग्य, वंचित किया जाता है, तो ऐसी निर्योग्यताओं को लागू करने के लिए, छुआछूत करने के लिए, भेदभाव करने के लिए दंड का प्रावधान सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम में दिया गया है। ठीक है, तो हम ऐसी व्यवहारों को देखेंगे जो छुआछूत या जाति आधारित निर्योग्यता को, भेदभाव को बताते हैं, और इनके लिए 1 से 6 माह तक का जेल की सजा है और आपका 500 रुपए तक का जुर्माना है। तो 6 माह की सजा और 500 रुपए के जुर्माने वाले आपके छुआछूत के व्यवहार हैं ये। धारा 3 में कहा गया है धार्मिक निर्योग्यता। निर्योग्यता शब्द को यहां पर आप योग्य अयोग्य से मत देखिए, निर्योग्यता शब्द को आप छुआछूत से देखिए। इसको हमको पढ़ना चाहिए धार्मिक छुआछूत या धार्मिक भेदभाव। तो धार्मिक भेदभाव कैसा होगा? अगर कोई भी व्यक्ति जाति के आधार पर किसी भी दूसरे व्यक्ति को लोक पूजन स्थल में प्रवेश करने से रोकता है, किसी भी व्यक्ति को लोक पूजन स्थल पे पूजा में शामिल होने से रोकता है, या किसी भी धार्मिक आयोजन में शामिल होने से रोकता है, या लोक पूजन स्थल से जुड़े हुए किसी भी पवित्र स्थल जैसे कि सरोवर, नदी, तालाब या फिर उससे जुड़े हुए किसी भी सार्वजनिक स्थान में प्रवेश करने से रोकता है, तो ऐसे रुकावट डालने का काम जो है यही छुआछूत है। ठीक है, अब जो 4 चीजें मैंने बोली एकदम आप अपने दिमाग में रख लीजिए। आप किसी मंदिर में जा रहे हैं पूजा करने के लिए, ठीक है, अचानक जो है मंदिर में खड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति, चाहे पुजारी हो कोई भी, वो फट से आपको रोक दे, बोले मंदिर में नहीं घुस सकते, नीची जाति के हो, मंदिर खराब हो जाएगा। आपको लगेगा बुरा, भट से आप धक्का खा जाएंगे। तो ये जो छुआछूत है यही धार्मिक निर्योग्यता है, नंबर 1। नंबर 2, मंदिर में पूजा हो रही है, आप पूजा में शामिल हो जा रहे हैं, आपको रोक दिया, नहीं मंदिर में नहीं आ सकते, नीची जाति के हो। अगर आप किसी त्योहार में शामिल हो जा रहे हैं, आपको रोक दिया गया, धक्का मार के बाहर निकाल दिए। हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी जीवनी में इस तरह के कड़वे अनुभवों को एकदम पिरोया है, और ये कड़वे अनुभव सिर्फ हिंदू धर्म की जाति प्रथा के अंदर में अस्पृश्यता के रूप में दिखाई देते हैं, ऐसा नहीं है। यहां तो है ही मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, भेदभाव और जाति प्रथा के कड़वे अनुभव लोगों को हुए हैं, जहां छुआछूत के आधार पर लोगों को पूजा करने से रोका गया है, सार्वजनिक तालाबों में स्नान करने से रोका गया है कि आज धार्मिक स्नान है, आज आप नहीं आ सकते। और लोग ये बताते हैं कि छुआछूत के पीछे निम्न जातियों के लोगों की जीवन शैली है, कि वो लोग गंदगी में रहते हैं, कि वो लोग जो है निम्न जातियों के लोग साफ सफाई में नहीं रहते हैं, उनको ऐसे काम करने पड़ते हैं जैसे कि पशुओं की खाल खींचना, जैसे कि मरे हुए लोगों को ठिकाने लगाना, है ना, श्मशान घाट में काम करना, ये सब अशुद्धि वाले काम है। और ऐसे अशुद्ध लोग हमारे मंदिरों में कैसे आ सकते हैं, हमारे तालाबों में कैसे आ सकते हैं, धार्मिक अवसरों पर कैसे आ सकते हैं? तो ये जो शुद्धि का नैरो कॉन्सेप्ट है, ये भगवान ने नहीं बनाया है
किसी भी व्यक्ति का अगर यह कहना है कि भगवान ने शुद्धि का कॉन्सेप्ट बनाया है और इंसानों के बीच में ऐसा फर्क कर रहा है, तो भगवान को फिर निम्न जातियों के खून का रंग भी अलग बनाना चाहिए था, है ना, उनकी हड्डियों का रंग अलग बनाना चाहिए था, उनके पूरे फिजियोलॉजी और आपका जो एनाटॉमी को अलग बनाना चाहिए था, पर ऐसा तो भगवान ने नहीं किया। तो फिर किसने ये धार्मिक निर्योग्यता, ये भेदभाव, ये छुआछूत लादा है? हम इंसानों ने। और ये बात जब तक स्वीकार नहीं की जाएगी तब तक जो है धार्मिक निर्योग्यता होती रहेगी, आज भी हो रही है, और तब तक 6 माह का जेल और 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाता रहेगा। अगर कोई दोबारा ऐसी हरकत करता है तो यही जेल जो है 6 महीने से बढ़ के 1 साल हो जाएगा और यही जुर्माना 500 से बढ़ के 1000 हो जाएगा। ये तो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत है। लेकिन अब एट्रोसिटीज एक्ट आ चुका है जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, उसमें सजाएं और कठोर है। धारा 4 कहता है सामाजिक निर्योग्यता, यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आने की ज्यादा चांसेस है। सामाजिक निर्योग्यता या सामाजिक भेदभाव या सामाजिक बहिष्कार। सामाजिक बहिष्कार के नाम से 2 नंबर का क्वेश्चन यहां से पूछा जा चुका है। सामाजिक निर्योग्यता में हम लोगों को जाति के आधार पर खुल करके जीवन जीने से रोक देते हैं, यह है सामाजिक निर्योग्यता। यानी इंसान जो है समाज के अंदर रहता है, प्रेम से जीवन गुजारना चाहता है, जब छुआछूत अस्पृश्यता के आधार पर समाज में खुल करके जीने को रोक दिया जाता है, तो इसे हम लोग सामाजिक बहिष्कार या सामाजिक भेदभाव, सामाजिक छुआछूत, सामाजिक निर्योग्यता कहते हैं। सबसे पहले आपको जो है अपनी जाति की वजह से अपने मनपसंद के वस्त्र, जूते और आभूषण ये सब पहनने से रोका जाए। एक बहुत फेमस कवि हुए केदारनाथ सिंह, उन्होंने अपना एक अनुभव बताया। उनके पिताजी बहुत ऊंची जाति के सम्मानित जमींदार थे और जब वो दिल्ली से पढ़ करके आए केदारनाथ सिंह, अपने पिताजी के साथ बैठे थे, तो क्या हुआ, सामने से एक नीची जाति का व्यक्ति जिसे अस्पृश्य माना जाता था वो जूते पहन करके जा रहा था। तो केदारनाथ सिंह के पिताजी ने उसको पीट दिया और कहा कि अगली बार हमारे सामने से गुजरो तो जूते सर पे रख के जाना। तो अनुसूचित जाति का होने की वजह से, दलित जाति का होने की वजह से लोगों को बहुत शर्म और बहुत ज्यादा बेइज्जती सहनी पड़ती है, और यही है सामाजिक निर्योग्यता। अपनी मनपसंद के वस्त्र, जूते, आभूषण परिधान पहनने की आजादी न होना, जातिगत तौर पे खराब वस्त्र, फटे मैले कुचले कपड़े और बिना आभूषण के घूमना एक अनिवार्यता के रूप में स्थापित कर दिया गया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि भाषा के नाम पर उत्तर और दक्षिण लड़ जाए, पर यह छुआछूत करने के मामले में कश्मीर से कन्याकुमारी तक और असम से लेकर के आपका गुजरात तक भारतीय लोग एक जैसे दिखाई देते हैं। अलग अलग भाषाएं बोलने वाले भी जाति के आधार पर उतना ही भेदभाव करते हैं और निम्न जातियों के उत्थान से उतना ही जलते हैं। ठीक है, वस्त्र, जूतों के साथ साथ किसी भी व्यक्ति को जो है आपका सवारी, किसी भी वाहन की सवारी करने देने से रोकना या किसी भी प्रकार का जुलूस, बारात इत्यादि निकालने देने से रोकना। किसी व्यक्ति की शादी हो रही है, अगर वो बारात ऐसे इलाके से निकल जाए जहां ऊंची जाति के लोग रहते हैं, ऊंची जाति के लोग ऑब्जेक्शन लगता है, नीची जाति का आदमी बहुत उछल रहा है, बहुत ज्यादा हमको दिखावा कर रहा है, इसको पीट देते हैं, औकात दिखा देते हैं, इस तरह की भावनाएं जो ऊंची जातियों में पाई जाती है, वही सिविल अधिकार के विरुद्ध है। भाई शादी का दिन है, हर व्यक्ति को शादी के समय में एंजॉय करने का अधिकार है। धार्मिक कोई कृत्य हो रहा है तो हर जाति के व्यक्ति को जुलूस निकालने, अपनी खुशियों का इजहार करने का आपका पूरा अधिकार है। और ऐसे सार्वजनिक स्थल पे सवारी, जुलूस, कोई भी रैली निकालना, इससे अगर आप किसी व्यक्ति को प्रतिबंधित करते हैं तो आप छुआछूत कर रहे हैं। 6 महीने की सजा, 500 रुपए का जुर्माना। किसी भी व्यक्ति को जो है आप कोई सार्वजनिक त्योहार मनाने से रोक रहे हैं या कोई और कार्य करने से रोक रहे हैं, तो भी अगर आप किसी व्यक्ति को आपका घर या निवास स्थान का निर्माण करने, इससे आप रोक रहे हैं। देखिए, बहुत सारे गांवों में इस तरह का नियम है कि निम्न जाति के लोग पक्के घर नहीं बनवा सकते, कंक्रीट के घर बनवा नहीं सकते, मिट्टी के घरों में रहना जरूरी है ताकि वो लोग नीची जाति के दिखें। अगर कोई व्यक्ति पक्का घर बनवाने लगता है निम्न जाति का, तो उच्च जाति के लोग बोलते हैं, अरे ये तो अछूत है, हमारे सामने ऐसा महल तैयार करा रहा है हमको दिखाने के लिए, साले को औकात याद दिलाओ। इस तरह की भावना जो है, इस तरह की हिंसा, प्रतिहिंसा और जलन की भावना ने हमारे समाज को सबसे ज्यादा बदनाम किया है, दुर्गति का शिकार बनाया। अगर कोई व्यक्ति अपने घर का निर्माण कर रहा है तो उस निवास को जो है आपका रोकना
या उससे संबंधित जो है रिस्ट्रिक्शंस जारी करना, उस पर पेनल्टी लगा देना, ये जो है आपका सामाजिक बहिष्कार में आता है। यही है छुआछूत। अगर कोई व्यक्ति जो है आपका आजीविका ग्रहण करने जा रहा है, कोई रोजगार कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, तो उस आजीविका रोजगार बिजनेस को रोकना। अगर कोई व्यक्ति नौकरी करने जा रहा है शहर में, अगर कोई व्यक्ति किसी के यहां काम करने जा रहा है, अगर कोई व्यक्ति कोई नया बिजनेस स्टार्ट करता है, दुकान खोलता है, व्यवसाय करता है, तो एक समाज के लोग मिल करके अगर उसकी आजीविका का बहिष्कार करते हैं कि इतना ज्यादा पैसे कमा लेगा तो हमसे ऊपर उठ जाएगा, उसको नीचा दिखाओ, तो जाति के आधार पर निम्न जाति के व्यक्ति की आजीविका का विरोध करना, उसको अपने मन से व्यवसाय करने देने, नौकरी करने देने से रोकना, यह भी सामाजिक बहिष्कार की श्रेणी में आता है। इसके अलावा किसी भी सार्वजनिक स्थल पर जाति के आधार पर किसी व्यक्ति को प्रवेश करने देने से रोकना, किसी भी सार्वजनिक सुविधा तक जाति के आधार पर किसी व्यक्ति को प्रवेश देने से, सुविधा लेने से रोकना, यह सब सामाजिक निर्योग्यता या सामाजिक बहिष्कार की श्रेणी में आता है। तो देखिए, कोई भी सार्वजनिक स्थल है, जैसे लोक पूजन स्थल, आपका लोक मनोरंजन स्थल है ना, आपका कोई भी जनता के लिए उपलब्ध खुले स्थान है, राजनीतिक स्थल है, इन सभी सार्वजनिक स्थलों पे आपका निम्न जातियों के लोगों को, अनुसूचित जाति के लोगों को प्रवेश करने देने से रोकना, इस आधार पे कि तुम लोग आओगे तो खराब हो जाएगा। तो ये जो सार्वजनिक स्थलों पे प्रवेश देने से रोकना सामाजिक बहिष्कार या निर्योग्यता में आता है। जो ऐसा करता है सजा मिलेगी। कोई भी सार्वजनिक सुविधा है, जैसे स्कूल की सुविधा, कॉलेज की सुविधा, आपका अस्पताल इत्यादि की सुविधा, विभिन्न प्रकार की सुविधाएं, गांव में जो है आपका तालाबों की सुविधा, संयुक्त खेतों की सुविधा, चरागाह की सुविधा, इन सब सुविधाओं को हासिल करने देने से जाति के आधार पर रोक लगाना है ना। बसों ट्रकों में किसी व्यक्ति को घुसने देने से रोक देना, ट्रेन में घुसने देने से रोक देना, स्टेशन, आपका हॉस्पिटल, आपका बस स्टैंड में किसी व्यक्ति को घुसने देने से रोक देना। तो जाति के आधार पर जब हम सार्वजनिक सुविधाओं को रोकने लगते हैं तो यह भी सामाजिक बहिष्कार है। सामाजिक बहिष्कार की सूची बहुत लंबी है। आप किसी भी व्यक्ति पे किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, उसको कहीं जाने से रोकते हैं, कोई सुविधा का लाभ उठाने से रोकते हैं, उसको जो है स्मशान घाट में अंतिम संस्कार नहीं करने दे रहे, इलाज नहीं कराने दे रहे, उसको खाने का मौका नहीं दे रहे, उसको रहने का मौका नहीं दे रहे, होटल रेस्टोरेंट में नहीं जाने का मौका दे रहे, तो ऐसा सभी कार्य सामाजिक बहिष्कार होता है। और यह सामाजिक बहिष्कार जो है यह सबसे गंभीर प्रकृति का अपराध है और सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम इसके लिए 6 माह की सजा का प्रावधान करता है। तो यह आपको ध्यान रखना है, ये फिर से पूछा जा सकता है। धारा 5 सार्वजनिक स्थल पे प्रवेश से रोकना, एकदम क्लियर कट है। कोई भी सार्वजनिक स्थल है, चाहे लोक पूजन स्थल हो, देखिए वही चीज फिर से आ गई, ठीक है, पर इसको अलग से लिखने की जरूरत इसलिए थी क्योंकि यहां पे क्लियर नहीं हो पा रहा था। सामाजिक बहिष्कार में ऐसा लग रहा था समाज का बहिष्कार चल रहा है, हुक्का पानी बंद हो जा रहा है। हुक्का पानी बंद समझते हैं? हुक्का पानी बंद का मतलब है कि आपका सामाजिक अवसरों पे, त्योहारों इत्यादि पे किसी भी व्यक्ति को शामिल न करना, समाज के लोगों का एक दूसरे को पूछना नहीं, उनको सहयोग नहीं देना, एक मानवीय संबंध तोड़ देना, यह होता है आपका हुक्का पानी बंद। और जब लोग किसी परिवार का हुक्का पानी बंद कर देते हैं तो वो उस गांव में, उस समाज में बहुत अकेला और एलियन टाइप महसूस करता है, ऐसा लगता है जंगल के बीच में रह रहे हैं, ठीक है। अब धारा 5 कहती है सार्वजनिक स्थल पर प्रवेश से रोकना, लोक पूजन, लोक मनोरंजन स्थल, सार्वजनिक स्थल जहां पर भी व्यक्ति जा सकता है उससे रोकने के लिए 6 माह, अगर आप जाति के आधार पर वहां नहीं आने देते तो सीधी सी बात है आपका 6 माह का जो है जेल या 500 रुपए का जुर्माना। ये जो सार्वजनिक स्थल है इसमें विशेष रूप से आपका हॉस्पिटल्स, छात्रावास, आपका फार्मेसी, औषधालय, कॉलेज, स्कूल, ये सब सार्वजनिक स्थलों में आते हैं। इन सब जगहों पे लोगों को प्रवेश करने से रोक देना, सिर्फ इस आधार पर कि कोई निम्न जाति का व्यक्ति ना आ जाए। हॉस्टल्स में स्पेशली निम्न जाति के व्यक्तियों को रोकना यह बहुत सामान्य तौर पे देखा गया है, क्योंकि उच्च जाति के बच्चे ये नहीं चाहते कि उनके साथ में निम्न जाति का बच्चा रहे। बच्चे इसलिए नहीं चाहते क्योंकि उनके माता पिता नहीं चाहते कि निम्न जाति का बच्चा उनके साथ रहे, क्योंकि उनके मन में छुआछूत भरा है। तो निम्न जाति के बच्चे को नहीं रोका जा सकता। धारा 6 माल या सेवा बेचने से इनकार करना, इसको बोलते हैं आर्थिक बहिष्कार। आर्थिक बहिष्कार, आर्थिक बहिष्कार का मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति आपका किसी भी दूसरे व्यक्ति से
व्यवसाय कर सकता है, उससे सामान खरीद सकता है, उसको सामान बेच सकता है। इससे सबका कल्याण होता है, बेचने वाले को पैसे मिलते हैं, खरीदने वाले को सुविधा सामान मिलता है। लेकिन अगर दुकानदार किसी व्यक्ति को जाति के आधार पर सामान बेचने से इनकार कर देगी, तुम निम्न जाति का, अच्छो तो तुमको हम सामान नहीं बेचेंगे, या कोई व्यक्ति निम्न जाति के व्यक्ति को आपका सेवा देने से इनकार कर दे, तो यह होता है आर्थिक बहिष्कार। अब देखिए गांव में जहां पर किसी भी प्रकार की दुकान की संख्या कम है, सेवा देने वालों की संख्या जैसे नाई, हजाम, नाई और हजाम तो एक ही होते हैं, उसके अलावा डॉक्टर, वैद्य, कपड़ा सिलने वाले, इन सब की संख्या गांव में कम है। तो गांव के अंदर में अगर निम्न जाति के व्यक्तियों को ये लोग सुविधाएं नहीं देंगे तो वो अपने बाल कहां से कटवाएंगे, कपड़े कहां से सिलवाएंगे, या बीमार पड़ने पे सुविधाएं कहां से लेंगे। तो इस तरह का जो भी भेदभाव होता है, माल या सेवा बेचने से इनकार होता है, इससे निम्न जातियों की स्थिति खराब हो जाती है और ये एक अपराध है। ना तो आप निम्न जातियों से सामान खरीदने से इनकार करेंगे, उनसे व्यवसाय सेवा लेने से इनकार करेंगे, ना ही उनको सेवा देने से इनकार करेंगे, उनको सामान बेचने से इनकार करेंगे। तो आर्थिक बहिष्कार जाति के आधार पर, छुआछूत के आधार पर आर्थिक संबंधों को तोड़ना, माल और सेवा देने से इनकार करने से संबंधित है और यह जो है आपका गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। आपके बिजनेस का लाइसेंस रद्द हो सकता है इसके बेसिस पे। धारा 7 कहता है अस्पृश्यता से उद्भूत अन्य अपराध। अस्पृश्यता से उद्भूत अन्य अपराध क्या होते हैं और एक्स्ट्रा आप क्या कर सकते हो? छुआछूत तो आप कर ही रहे हो, लोगों को जिंदा तो रहने नहीं दे रहे हो, इससे ज्यादा आप क्या कर सकते हैं? तो अस्पृश्यता से उद्भूत अन्य अपराधों में सबसे पहला है आपका अस्पृश्यता को सही ठहराना, जाति प्रथा का समर्थन करना और छुआछूत का महिमा मंडन करना। आप अगर अपने बच्चों को छुआछूत सिखा रहे हैं तो सिविल अधिकार संरक्षण नियम धारा 7 के तहत आप एक अपराध कर रहे हैं, 6 महीने के लिए जेल हो सकती है आपको। अगर आप कोई टीचर स्कूल में बच्चों को ये सिखा रहा है, अगर कोई व्यक्ति सामाजिक स्थल पे ये बोल रहा है कि छुआछूत करना सही है, तो वो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत 6 महीने के लिए जेल जाएगा। ठीक है, तो अस्पृश्यता का सपोर्ट करना या अस्पृश्यता का महिमा मंडन। नंबर 2, अस्पृश्यता या छुआछूत आधारित व्यवहार को बढ़ावा देना, है ना। आप महिमा मंडन नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई कर रहा है तो आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो छुआछूत या अस्पृश्यता को बढ़ावा देना, उसको सपोर्ट करना, यह भी अपराध की श्रेणी में आता है, 6 महीने की जेल। तीसरा, अगर अस्पृश्यता की प्रथा समाप्त हो गई है, छुआछूत खत्म हो गया है, उसके बाद निम्न जातियों के लोगों को, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को कुछ अधिकार मिले हैं, उनको बराबरी में जीवन जीने का अधिकार मिला है। वो अब सार्वजनिक स्थानों पर जा सकते हैं, तालाब इत्यादि में नहा सकते हैं, व्यवसाय में भाग ले सकते हैं, सामान खरीद बेच सकते हैं। लेकिन आप जानबूझ करके अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को टारगेट करके उनको अपने अधिकारों को हासिल नहीं करने दे रहे हो, यह भी अस्पृश्यता से उद्भूत अपराध है। यानी अस्पृश्यता के अंत होने के बाद निम्न जातियों को मिले हुए अधिकारों को उपभोग करने देने से रोकना। मतलब आप ऊंची जाति के हैं, आप बोल रहे हैं हाँ ठीक है, छुआछूत खत्म हो गया, अब बराबर हो गए हो, पर औकात नहीं भूलने का। तालाब में नहाओगे लेकिन उस घाट में नहीं जहां हम नहाते, तुम्हारे लिए अलग घाट बनवाएंगे। मंदिर में आओगे लेकिन उस टाइम नहीं जब हम आते हैं, तुम अलग से आओगे। अब आप समझ रहे हैं, अब आप समझ रहे हैं कि अस्पृश्यता से उद्भूत ऐसे अपराध की छूट तो गए हो, लेकिन हमारी सोच नहीं बदली है। ये बताने वाला जो व्यवहार होता है, इसको भी हम लोग अस्पृश्यता से उद्भूत अपराध बोलते हैं। और ये आपको हर जगह दिखेगा। बुजुर्ग लोगों को ऐसा लगता है कि छुआछूत, जाति प्रथा, ये सब धार्मिक सच्चाई है, भगवान ने बनाया है, और कानून के विरुद्ध जो है लोग ऐसा करने के लिए तैयार होते हैं। ध्यान रखिएगा, 1989 में एट्रोसिटीज एक्ट, अत्याचार निवारण अधिनियम बना है, सजा उसमें ज्यादा कठोर है। अब 6 महीना नहीं, 5 साल की लग सकती है। धारा 7A सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का धारा 7A बताता है विधि विरुद्ध श्रम। विधि विरुद्ध श्रम में सबसे पहला चीज जो आता है वो है बेगारी। देखिए, पुराने जमाने में निम्न जातियों को यह कहा गया कि भाई आप उच्च जातियों के लिए फ्री में काम करेंगे, ठीक है, इसको कहा जाता है बेगारी। यह एक प्रकार का बलात् श्रम है, बिना किसी आपके मेहनताने के ये किया जाता है। तो आपका बेगारी, ये सबसे पहला विधि विरुद्ध श्रम है, जो निम्न जातियों को उच्च जातियों के लिए फ्री में करने के लिए प्रेरित किया गया है, उन पर दबाव डाला गया, ठीक है। दूसरा है आपका समाधान से संबंधित कार्य। किसी भी गांव में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी लाश को जलाना, उसको उसकी राख इत्यादि को इकट्ठा करना,
ये सब काम एक खास जाति को दिया जाता था। जैसे उत्तर प्रदेश में एक जाति होती है डोम, डोम जाति के लोग ये काम करते थे। तो शवाधान और लाश को जलाने संबंधित काम करने वालों को अशुद्ध माना जाता। छुआछूत के वो लोग शिकार रहे, शवाधान। तो कोई जाति के लोग अब मान लीजिए शवाधान से जुड़े रहे हैं, दाह संस्कार से जुड़े रहे हैं, अब उनको बराबरी का स्थान मिल गया, लेकिन लोग उनको मजबूर करेंगे, तुम अभी भी लाश ही जलाओगे और नहीं जलाओगे तो बहुत मारेंगे। ये भी आपका गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। उसमें 6 माह की सजा तो होती ही है, उसके अलावा दूसरों को धमकाने और उन पे दबाव डालने से संबंधित सजाएं भी होती हैं, जो आईपीसी के तहत, भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय है। तीसरा, पशुओं की लाश, ठीक है, पशुओं की खाल खींचना या पशुओं की लाश को जो है ठिकाने लगाना। चौथा है आपका सफाई। ये सब ऐसे काम हैं जो कि परंपरागत तौर पे निम्न जातियों को दिए गए हैं, जैसे पशुओं की खाल खींचना, पशुओं की नाल काटना, पशु मर जाते हैं तो उनकी लाश को ठिकाने लगाना। ये सब आपका पासी और आपका जो दुसाध जैसी छोटी जातियों को ये काम दिया गया था। ये अनुसूचित जाति की श्रेणी में आते हैं। इस तरह के काम करने की वजह से उनको अशुद्ध माना गया। पहले ड्राई टॉयलेट्स होते थे, ये जो है कुछ समुदाय ऐसे थे जैसे भंगी इत्यादि, वो मल को जो है टोकरी में भर करके उठा करके और शहर के बाहर, गांव के बाहर फेंक के आते थे। तो मल को उठाने का काम करने की वजह से, साफ सफाई का काम करने की वजह से इस जाति को जो है छुआछूत का दंश झेलना पड़ा, क्योंकि समाज के दूसरे लोग इनको अशुद्ध मानते थे। तो आप अगर किसी व्यक्ति को सफाई करने के लिए बोल रहे हैं, वो सफाई कर रहा है और आप उसको अशुद्ध मान रहे हैं, तो ये तो गलत बात हुई ना। अगर कोई भंगी जाति का व्यक्ति है या निचली जाति का व्यक्ति है, वो बराबरी का स्थान प्राप्त कर चुका है, अब वो समाज में बराबर है, और आप ये बोल रहे हैं कि तुम्हारे पूर्वज मानव मल की सफाई करते थे इसलिए तुम गंदे हो, ये बोलते ही आपने उसके अधिकारों का उल्लंघन कर दिया, उसकी बेइज्जती कर दी। और ये करने के लिए अगर आप उसको मजबूर करते हैं कि नहीं तुम्हारे पूर्वज यही काम करते थे, तुम ही यही काम करो, हम तो नहीं करेंगे, तुम जो है टॉयलेट साफ करो, तुम जो है आपका कचरे साफ करो, स्वच्छ भारत अभियान की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पे क्योंकि तुम्हारी जाति निम्न है, ये सोच जो है विधि विरुद्ध श्रम को दिखाता है, और इसके लिए भी 6 माह का दंड। अब ये भी एक फिल्म आई थी आर्टिकल 15, उसके अंदर में ये दिखाया गया कि जो परंपरागत रूप से पशुओं की खाल खींचने और सफाई से जुड़ी हुई जातियां हैं, उन्हीं को जो है आपका ज्यादा से ज्यादा संख्या में सरकार साफ सफाई के कार्यों से संबंधित नौकरी दे रही है। ठीक है, निम्न जातियों के ऊपर ही सारा जो है बोझ लाद दिया गया है, और जो काम नहीं कर रहा है पुलिस वाले उनको जाके पीट रहे हैं, जबकि पुलिस का काम है कानूनों को लागू करना, और कानून कहता है कि कोई भी व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार काम करने का मौका मिलना चाहिए, अवसर की समानता उनके लिए है ही नहीं। और यही वजह है कि अगर किसी भी जाति को उनके लिए उनके पुराने जमाने के परंपरागत कार्य से जोड़ा जाए, उनको जबरदस्ती वो कार्य करने के लिए मजबूर किया जाए, तो ये भी सिविल अधिकार का उल्लंघन है। इस कानून के तहत 6 महीने की सजा है। ठीक है, तो ये आप एसेंस इस कानून का समझ चुके हैं। अब कुछ एडिशनल बातों में आते हैं। अन्य कार्यवाहियां, धारा 8 के तहत अगर आप किसी व्यक्ति को जाति के आधार पर माल या सेवा देने से इनकार करते हैं, अगर आप कोई शिक्षण संस्थान इत्यादि चलाते हैं जिसमें आप जाति के आधार पर किसी व्यक्ति को प्रवेश देने से रोक देते हैं, तो ऐसे संस्थान का लाइसेंस रद्द। तो अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, व्यवसाय, और व्यवसाय करने के दौरान, है ना, किसी भी व्यक्ति को जाति के आधार पर माल या सेवा बेचने से इनकार करते हैं, किसी भी व्यक्ति को नौकरी पर नहीं रखते हैं सिर्फ जाति की वजह से, छुआछूत की वजह से, तो आपका लाइसेंस रद्द हो जाएगा। धारा 9 ये कहता है कि अगर आप कोई स्कूल या हॉस्पिटल चलाते हैं, नॉर्मली स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स को अनुदान या ग्रांट्स मिलते हैं, तो अगर कभी आप कोई स्कूल, कॉलेज, अस्पताल या एनजीओ चलाते हैं और उसके अंदर में अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के साथ छुआछूत का व्यवहार करते हैं, ठीक है, जाति के आधार पर उनको प्रवेश नहीं देते हैं, तो आपका अनुदान रद्द हो सकता है। तो विशेष रूप से स्कूल, हॉस्टल, इन सबको इस चीजों का ध्यान रखना रहता है। हॉस्पिटल, इनको ध्यान रखना रहता है। धारा 10 होता है दुष्प्रेरण। अरे दुष्प्रेरण क्या चीज है? प्रेरणा देना मतलब किसी काम को करने के लिए प्रेरित करना कि करो यार। दुष्प्रेरण मतलब किसी गलत काम को करने के लिए प्रेरणा देना। ठीक है, अगर आप कोई बंदा जो है दूसरे को पीट रहा है, आप बोलते हैं और मार और मार, तो आप मारपीट को बढ़ावा दे रहे हैं, ये होता है दुष्प्रेरण। तो दुष्प्रेरण का मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति
ठीक है, अगर कोई व्यक्ति छुआछूत को बढ़ावा दे रहा है, कोई व्यक्ति जो एक्चुअल में छुआछूत कर रहा है या जाति के आधार पर मारपीट कर रहा है, सेवा बेचने से इनकार कर रहा है, लोगों को प्रवेश करने देने से रोक रहा है, ऐसे जातिगत भेदभाव करने वाले व्यक्ति को अगर कोई बढ़ावा देता है, उसको भी सेम सजा होगी, 6 महीने की जेल, 500 रुपए का जुर्माना। तो अपराध का दुष्प्रेरण यानी जाति प्रथा को बढ़ावा देना, छुआछूत करने वाले व्यक्ति का समर्थन करना या दूसरों को छुआछूत के लिए प्रेरित करना, यह दुष्प्रेरण भी 6 माह की सजा और 500 रुपए का जुर्माना अट्रैक्ट करता है। धारा 11 कहता है दोबारा अपराध किए जाने पर अधिक दंड लगेगा। एक बार अपराध हुआ, आपको सजा मिली 6 महीने, आपने दोबारा अपराध किया, मतलब छुआछूत आदत से जा नहीं रहा है, भेदभाव आप कर रहे हैं जाति के आधार पे, तो दोबारा अपराध करने पे 6 माह की सजा बढ़ के 1 साल हो जाएगी और 500 रुपए का जुर्माना बढ़ के 1000 रुपए हो जाएगा, डबल। और जैसे जैसे आप बार बार ये ऑफेंस करते जाएंगे, आपको बार बार 1-1 साल की ही सजा मिलेगी, ठीक है। लेकिन अक्सर क्या होता है कि छुआछूत से संबंधित शिकायतें कम होती हैं, क्योंकि अगर निम्न जाति के लोग सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत शिकायत करने जाएंगे तो उच्च जातियों के लोगों को पता चलता है शिकायत करने गया, पुलिस का सपोर्ट मांग रहा है, अभी सबक सिखाते हैं। और उच्च जाति के लोग सामूहिक रूप से निम्न जाति के लोगों के खिलाफ इनडिस्क्रिमिनेट हिंसा करने लगते हैं, सबको पीटो, सबका सामान लूटो, सबको मारो पीटो, महिलाओं के खिलाफ दुर्व्यवहार की घटनाएं होती हैं, यहां तक कि लोगों को पीट पीट के जिंदा जलाने की भी घटनाएं देखने को मिली है। चाहे बिहार का बेलची कांड हो, चाहे महाराष्ट्र का खैरलांजी कांड हो, लोगों की हत्याएं की गई है बहुत बेरहमी से, सिर्फ ये सबक सिखाने के लिए कि ऊंची जाति के लोग नीची जातियों के लोगों को डोमिनेट कर सकते हैं और नीची जाति के लोगों को आपका छुआछूत की प्रथा का पालन करते रहना चाहिए। ये जो भेदभाव है ये हिंसक रूप लेता हुआ दिख रहा है। तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई समाज जातिगत भेदभाव और छुआछूत को बढ़ावा देता है तो उस समाज के ऊपर सामूहिक रूप से जुर्माना लगाने की क्षमता जो है ये आपका सरकार के पास है। तो सरकार, किसी गांव में ऐसे जातिगत टेंशन हुआ, सरकार पुलिस भेजेगी, उस गांव को छावनी बना के रखेंगे और उच्च जाति के लोग जो छुआछूत कर रहे हैं उन पे सामूहिक जुर्माना लगेगा, ठीक है। तो सामूहिक जुर्माना कब लगेगा? अगर किसी समाज में उच्च जाति के लोग छुआछूत कर रहे हैं, अस्पृश्यता को बढ़ावा दे रहे हैं, छुआछूत का व्यवहार कर रहे हैं, अस्पृश्यता का व्यवहार कर रहे हैं, तब सामूहिक जुर्माना लगेगा। दूसरा, किसी भी समुदाय के लोगों ने आपका छुआछूत का व्यवहार किया, 1-2 लोग ही करते हैं ज्यादातर, तो 1-2 लोगों ने छुआछूत का व्यवहार किया, अब उनको पकड़ के सजा दिलवाना है, ठीक है। तो ऐसे में अगर ये समाज के लोग छुआछूत का व्यवहार खुद कर रहे हैं, छुआछूत के व्यवहार का दुष्प्रेरण कर रहे हैं, जिन्होंने अस्पृश्यता का व्यवहार किया, निम्न जाति के लोगों को पीटा, उनके खिलाफ अत्याचार किया, ऐसे लोगों को जो है या दोषियों को, दोषी लोगों को बचा रहे हैं या दोषी लोगों के खिलाफ सबूत उपलब्ध नहीं करा रहे हैं या दोषी लोगों को जो है आपका आश्रय प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा निम्न जातियों के लोगों को सामूहिक रूप से धमकाना, पीड़ितों को सामूहिक रूप से धमकी देना, ठीक। तो अगर कोई समुदाय के लोग, उच्च जाति के लोग छुआछूत को बढ़ावा दे रहे हैं, कर रहे हैं, या फिर पूरे समुदाय के लोग छुआछूत का दुष्प्रेरण कर रहे हैं, जो लोगों को बोल रहे हैं अरे करो, अगर कोई व्यक्ति छुआछूत का, अस्पृश्यता का दोषी है, उसको पुलिस पकड़ने आई, उसको छुपा रहे हैं, बचा रहे हैं, आश्रय दे रहे हैं, या फिर कोई व्यक्ति जिसने छुआछूत का काम किया, अस्पृश्यता की है, उसके खिलाफ पुलिस जो है वो लोगों से सपोर्ट मांग रही है कि भाई आप सबूत दीजिए, गवाही दीजिए, तो गवाही और सबूत नहीं दे रहे हैं, या फिर उच्च जाति के लोग निम्न जाति को सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं, हमारे बंदे को, जिसने छुआछूत किया, उस बंदे को अगर सजा हुई तुम सबको पीटेंगे, घरों में आग लगा देंगे, इस तरह का काम कर रहे हैं। तो ऐसे समाज को जो है शासन की, संविधान की ताकत दिखाना बेहद जरूरी है, और वो ताकत दिखती है सामूहिक जुर्माने के रूप में। पहले तो उस गांव में पुलिस जाएगी, डेरा डाल के रखेगी, उस गांव के सभी लोगों को मुनादी करवा करके सूचना दी जाएगी कि जिला कलेक्टर के आदेश से उस गांव के सभी लोगों पे इतना रुपए जुर्माना लगेगा। ये जुर्माने का अमाउंट जो है सरकार खुद तय करेगी और लोगों से कैसे वसूल किया जाएगा वो भी तय करेगी। कुर्की के द्वारा ये वसूली की जाती है, ठीक है। यद्यपि प्रशासन में, उच्च अधिकारियों में उच्च जाति के लोगों की संख्या अधिक है, लेकिन इसके बावजूद भी आपका इस कानून को लागू करने का हमारा जो कमिटमेंट है वो हमारे देश को बेहतर देश बना सकता है, ठीक है।
तो इस तरह से इन परिस्थितियों में आपका सामूहिक जुर्माना लगता है, सरकार लगवाती है, मुनादी करके लगवाती है और सरकार डिसाइड करेगी कितना जुर्माना लगेगा। कुर्की के द्वारा वसूली होता है इसमें। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है धारा 10A सामूहिक जुर्माना। आगे हम लोग देखेंगे कि सरकार को इस फील्ड में क्या करना चाहिए। तो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के अंदर में सरकार को भी ये इंस्ट्रक्शन है कि आप जो है हाथ पे हाथ धर के बैठे मत रहिए। सबसे पहली बात तो आप प्रचार कीजिए लोगों के बीच में, लोगों में जागरूकता लाइए कि छुआछूत एक बहुत ही खराब परंपरा है, एक बहुत ही घटिया परंपरा है, जिसका ना तो धर्म में कोई जस्टिफिकेशन है और सामाजिक रूप से यह बहुत ही भयंकर है। तो राजनीति और सरकार सभी को जो है छुआछूत के खिलाफ लोगों में जागरूकता लानी है, सामाजिक बदलाव लाना है, नंबर 1। इसके अलावा जो लोग छुआछूत या जाति आधारित हिंसा का शिकार हुए हैं उनको सहायता उपलब्ध कराना, सुरक्षा उपलब्ध कराना और उनको जो है विशेष रूप से निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना, यह सरकार का काम। नंबर 2, पीड़ित लोगों के तरफ से केस लड़ने के लिए लोक अभियोजक या पब्लिक प्रोसिक्यूटर होना चाहिए। तो पीड़ित लोग के लिए होता ही है, सीआरपीसी में इसका प्रावधान है ना। इसके अलावा विशेष न्यायालयों की स्थापना होनी चाहिए जहां पर इस तरह के छुआछूत के मामले बार बार आते हैं, ठीक है। इसके अलावा सरकार को यह प्रयास करना चाहिए कि पिछड़ी जातियों की जो छुआछूत की शिकार अनुसूचित जातियां हैं उनकी स्थिति बेहतर बने। इसके लिए सरकार को एक सलाहकारी समिति का गठन करना चाहिए। यह सलाहकारी समिति फील्ड में जाके सर्वेक्षण करे कि अनुसूचित जातियों की दशाएं क्या हैं, उनके आजीविका की स्थिति क्या है, उनका ग्रोथ कैसे हो सकता है। यह सर्वेक्षण के द्वारा सलाहकारी समिति सरकार को सलाह दे कि आप कुछ खास योजनाएं चलाइए, टारगेटेड प्रोग्राम्स चलाइए ताकि अनुसूचित जातियों को के जीवन को बेहतर किया जा सके। तो सरकार को विशेष योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन पर फोकस करना चाहिए। कुछ ऐसे इलाके होते हैं जहां पे अनुसूचित जातियों का पॉकेट होता है, जहां पे अनुसूचित जातियों की संख्या ज्यादा होती है, वहां पर जो है उनके विकास पे खास ध्यान दिया जा सकता है। ऐसे ही इलाकों पे बहुत ज्यादा आपका जो है क्लैश भी होता है, छुआछूत की घटनाएं भी देखने को मिलती है। जैसे आप छत्तीसगढ़ को देख लीजिए, ये जो आपका बेल्ट है, कवर्धा, मुंगेली, बिलासपुर, बेमेतरा, दुर्ग, ठीक है, ये जो बेल्ट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, आपका खैरागढ़ वगैरह, ये छत्तीसगढ़ का बड़ा सेंसिटिव जोन है। दूसरा आपका जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार, महासमुंद वाला जोन है। ये कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पे अनुसूचित जातियों की संख्या ज्यादा है और इन इलाकों में विशेष रूप से मुंगेली और बलौदा बाजार जिले में देखने को मिला है कि आपका जातिगत आधार पर बहुत हिंसक घटनाएं हुई हैं, टकराव की घटनाएं हुई हैं, अस्पृश्यता का व्यवहार यहां पे देखने को मिला है। एट्रोसिटीज एक्ट और सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत बहुत सारे केसेस भी हुए हैं और इन क्षेत्रों को आप हॉटस्पॉट के तौर पे फोकस कर सकते हैं। तो विशेष क्षेत्रों पे फोकस, जहां पे एट्रोसिटीज के केस ज्यादा होते हैं, छुआछूत के मामले होते हैं, वहां पे लोगों को अवेयर बनाना, पुलिस को सेंसिटाइज करना और आपका इस तरह की घटनाओं को रोकना, ठीक है। इसके अलावा सरकार के विभिन्न विभागों में समन्वय, जिला प्रशासन, समाज कल्याण विभाग और आपका पुलिस प्रशासन, इन सब के बीच समन्वय बना करके छुआछूत को खत्म करने का हमको प्रयास करना है, ठीक है। शिक्षा को ज्यादा सेंसिटाइज करना है ताकि नए जनरेशन के बच्चों में अस्पृश्यता की भावना खत्म हो सके। और फाइनली सरकार हर साल अपनी कार्यवाहियों की रिपोर्ट जो है वो विधानसभा के आगे प्रस्तुत करेगी। तो ये राज्य सरकार के बारे में है बेसिकली। तो इस तरह से राज्य सरकार के कर्तव्य जो है ये हमको दिखाई देते हैं। हर राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति आयोग का निर्माण किया है जो कि खास आपका जो है सलाहकारी समिति की भूमिका निभाता है। केंद्र स्तर पे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का निर्माण हुआ है जो कि पूरे देश में अनुसूचित जातियों के साथ हो रहे अत्याचारों का जो है स्टडी करता है, उनकी जांच करके सरकार के सामने रिपोर्ट रखता है और अनुसूचित जातियों की स्थिति को सुधारने के लिए, छुआछूत को खत्म करने के लिए सरकार जो इनिशिएटिव ले रही है उन इनिशिएटिव्स को भी लोगों के सामने रखता है, संसद के सामने रखता है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि डेडिकेटेड एजेंसीज भी इसके लिए काम कर रही हैं। पर छुआछूत खत्म नहीं हुआ है, ये नए नए रूपों में हमारे सामने आ रहा है। महाभारत काल में जिस तरह से कर्ण के साथ भेदभाव किया गया था जन्म के आधार पर, आज भी जन्म के आधार पर भेदभाव बना हुआ है। लोग इसके लिए आरक्षण को जिम्मेदार ठहराते हैं, पर आप गौर से सोचिए, जो व्यक्ति गांव में खेती कर रहा है, ठीक है, निम्न जाति का, अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, जिसको आरक्षण के द्वारा नौकरी नहीं मिली है, सबसे ज्यादा भेदभाव और बेइज्जती का शिकार तो वही हो रहा है ना। उसने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं।
तो आप ऐसी स्थिति में देखेंगे कि भारत ने 1960, 70, 80 के दशक में, स्पेशली 70 और 80 के दशक में देखने को मिला कि आपका जो मध्यम जातियां हैं, ठीक है, जिनको हम पिछड़ी जातियां बोलते हैं, इन मध्यम जातियों ने आपका कृषि से संबंधित अधिकार हासिल किए भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, जैसे आप यादव जाति को ले लीजिए, जैसे आप कुर्मी जाति को ले लीजिए, ये मध्यमवर्ती जातियां भारतीय राजनीति में अत्यंत ताकतवर बनी है। और इन जातियों के आपके ताकत का जो प्रदर्शन है वो अत्याचार के रूप में निम्न जातियों पर दिखाई देता है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम बुरी तरह से असफल रहा, क्योंकि इसके अंदर आपका जो है प्रोसिक्यूशन का जो प्रोसेस था वो इतना कमजोर था कि उच्च जातियों का निम्न जातियों पर, अनुसूचित जातियों पर जो अत्याचार था उसको बिल्कुल रोकने में असफल रहा। 80 और 90 के दशक में निम्न जातियों के खिलाफ भयंकर हिंसा की घटनाएं हुई। आप 1980 के बेलची कांड को ले लीजिए, जिसमें निम्न जाति के लोगों को जला के मार दिया गया है। ठीक है, इंदिरा गांधी ने हाथी पे चढ़ करके उस एरिया का जो है दौरा किया और चुनाव में ऐसी जीत हासिल की जिसकी वजह से जनता सरकार के पांव तले जमीन खिसक गई। तो आप ये देख सकते हैं कि कितना गहरा राजनीतिक असर पड़ता है इस तरह के हिंसाओं का। और यही वजह है कि 1989 में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की स्थापना की गई। यह अधिनियम छुआछूत या अस्पृश्यता को 30-35 तरीके से परिभाषित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति कैसे भी तरीके से छुआछूत का व्यवहार करे तो उसको कम से कम 5 साल की सजा मिलेगी। अगर किसी व्यक्ति ने आपका सामने वाले को शारीरिक चोट पहुंचाई, उसके जान को खतरा डाला या फिर निम्न जाति के व्यक्ति को जान से मार डाला, तो ऐसे व्यक्ति को मृत्युदंड देने का भी प्रावधान अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में है। तो ये एट्रोसिटीज एक्ट बहुत ताकतवर कानून है। इसके अंतर्गत जो भी कृत्य किए जाएंगे छुआछूत संबंधी, उसके लिए नॉन कॉग्निजिबल या नॉन बेलेबल ऑफेंस मानते हुए उस व्यक्ति को जेल में बंद कर देंगे, जमानत नहीं मिलेगी। और खास तौर पर निम्न जाति की महिलाओं का जो सेक्सुअल हैरेसमेंट है उसको टारगेट करते हुए जो है ऊंची जाति के लोगों के ऊपर विशेष आपका रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया है। पुलिस, सरकार और न्यायालय को यहां पर ज्यादा जिम्मेदार ठहराया गया है। और एट्रोसिटीज एक्ट में अगर कोई लोक सेवक आपका अनुसूचित जाति या निम्न जाति के लोगों का सहयोग करने में, कानून को लागू करने में सफल रहता है तो उसको भी सजा देने का प्रावधान है। तो अब पुलिस वाले या सरकारी अधिकारी पल्ला नहीं झाड़ सकते कि हाँ ठीक है, छुआछूत चलता है, अपने को क्या फर्क पड़ रहा है, नहीं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमने अपने अनुभव से कानूनों को बेहतर बनाया है। तो हमारा अगला टॉपिक जो है वो एट्रोसिटीज एक्ट पे ही होगा। थैंक यू।